आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स के अंदर या आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट को कम पढ़ाया जाता है। सो विल सी कि हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एक डिसिप्लिन या एक पार्ट कैसे बना हमारी ज्योग्राफी का। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं देयर आर सो मेनी नेशंस, राइट। अलग अलग जगह पे आपको हमारा इंडिया नजर आ रहा है, यहाँ पे यूएसए, कनाडा, बड़ी पावरफुल कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, राइट, चाइना। सो जो इतने सारे नेशंस हैं, ये कैसे आए और ये कैसे ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ज्योग्राफी। इसी सब प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एकेडमिक डिसिप्लिन कब बना। यूजुअली जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, पुराने टाइम्स में यूनिवर्सल स्कॉलरशिप होती थी, यानी एक पर्सन बिना किसी स्ट्रीम्स के या बिना किसी एक फॉर्मल लाइंस के अलग अलग डिसिप्लिन्स को पढ़ता था, नॉलेज को। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में इसे पढ़ाया जाने लगा, वो कब स्टार्ट हुआ था। इस पर्सन जो हमारे स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, फ्रेडरिक रेटजेल, अ जर्मन ज्योग्राफर, बहुत ही, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। देखिए, इनकी किताब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राइट। इस किताब से ही हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एकेडमिक जो डिसिप्लिन बनने की शुरुआत होती है। जो हम इनको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इस्टेब्लिश हुआ एक सब्जेक्ट के रूप में। बट क्या इससे पहले हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी या इस तरह की पॉलिटिकल साइंसेज या फिर एक पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी को समझने का प्रयास पहले हमने कभी किया नहीं? ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, ह्यूमंस हैं वो हमेशा से स्पेस को पावर के रूप में देखते हैं। आज भी भाई, किसके पास कितनी जमीन है, द लार्जर लैंड यू हैव द मोर पावरफुल यू आर, राइट। बड़े जमींदार, जमीन हमेशा से पावर का एक सिंबल रहा है, और जमीन यानी स्पेस। सो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड सी व्हाट इट वाज। अब देखते हैं कि हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंशिएंट टाइम्स में कैसी थी, पर्सपेक्टिव्स देखते हैं उन स्कॉलर्स के। देखिए, एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, इन्हें भी हम अर्लीस्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफर कह सकते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया था, दैट इज आइडियल स्टेट, प्लेटोज आइडियल स्टेट। और इसके अंदर गार्जियन, फार्मर्स, आर्टिशियन, सोल्जर, पुलिस, ऑक्सिलरीज, राइट, इन सब के बारे में बताया था। और ये जो इनका पर्सपेक्टिव था, ये एथेंस शहर, आपका जो ग्रीक साम्राज्य के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी रहा है। तो हमारे एरिस्टोटल साहब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आइडियल स्टेट है ये क्यों बनेगा। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें आएंगी। एक तो है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है, और दूसरा कि जो नेचर है टेरिटरी का, यानी जो हमारा स्थान है उसका नेचर कैसा है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, इज टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड पॉलिटिक्स। सो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी एग्जिस्ट करते थे इस टाइम पे। इनके बाद एक अनदर पर्सन है ग्रीक ज्योग्राफी से ही, तो स्ट्रेबो साहब क्या कहते हैं कि इनकी किताब है ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी, यहाँ पे मेंशन करते हैं कि लार्ज स्टेट है, उसको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिएगी और एक सिंगल हेड चाहिएगा रूल करने के लिए, यानी एक पावरफुल पर्सन चाहिएगा रूल करने के लिए या उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। सो ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ पर्सपेक्टिव, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव था ये इनका एक लार्जर सिटी के पर्सपेक्टिव में था। जहां पे हम बात कर रहे थे अरस्तु की, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो छोटे से शहर यानी आपके सिटी के से था, और इनका एक पूरे के पूरे स्टेट या एक नेशन के रूप में।
सो ये वक्त चलता है। उसके बाद एक वक्त आता है जिसे यूरोप में डार्क एज कहा जाता है। अ टाइम इन यूरोप व्हेन नॉलेज वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स, यानी जो नॉलेज थी वो वापस से, जो समय का पहिया है वो वापस से चलना शुरू हो जाता है। नॉलेज आगे जाने की बजाय बैकवर्ड चली जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइब्रेरीज जल रही हैं, हर जगह पे कियोस्क था। दूसरी तरफ आप एक मैप देख पा रहे हैं जो फ्लैट अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक गॉडली इमेज ब्लो कर रही है विंड को, एंड उससे आपके शिप सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिप्शंस थे ये ज्योग्राफी में आ जाते हैं, या बाकी जो डिसिप्लिन हैं। तो आप कुल मिला के समझिए कि डार्क एज के टाइम में यूरोप के अंदर जो नॉलेज थी, वो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी हमारी इससे पहले, स्ट्रैबो साहब, टॉलमी साहब, प्लेटो साहब, ये जो नॉलेज थी ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, लाइब्रेरीज को जला दिया जाता है। बट मीनवाइल इसी वक्त, इसी दौरान, एज इन अरब वर्ल्ड एक पर्सन थे जिनका नाम था इब्न खल्दून। अरब वर्ल्ड में नॉलेज ब्लूम कर रही थी, एंड he also contributed to the field of political geography। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के पर्सपेक्टिव में, मुकद्दिमा, इसका अर्थ होता है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इब्न खल्दून जिनमें ये बात करते हैं ट्राइब की और सिटी की। देखिए जो ट्राइब थी, ये ट्राइब बेसिकली आपकी बदायूं ट्राइब, नोमैड जो लोग होते हैं, यानी आपके इधर उधर से घूमतू जो लोग होते हैं। बदायूं जो आपकी ट्राइब है, बदूनीज बोल देते हैं अर्लियर, ये अर्ली स्टेजेस की जो ट्राइब्स हैं। लेटर दे बिलीव कि जो नोमैड्स हैं वो सिटी की फॉर्मेशन करते हैं, द सिटी। और सिटी के अंदर कौन होते हैं? डिसेंडेंट होते हैं इन्हीं लोगों के, यानी इन्हीं के आगे जो वंश होता है, लोग होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो निर्माण करते हैं आपकी सिटी का, डिसेंडेंट ऑफ नोमैड्स। और ये लास्ट स्टेज होती है किसी भी सिविलाइजेशन की। सो जो मुकद्दिमा है आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये कहीं ना कहीं हमारे उस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंपल से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाया जा रहा है। सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ और पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब आती है बात कि यूरोप में रिवाइवल होता है, डार्क एज खत्म होती है, एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या एक तरह से आपकी जो पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, उनका रिलेशन वापस से इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है। 16th सेंचुरी का वक्त है। दो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं। एक है हमारे जीन बॉडिन, फ्रेंच। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 6 लेवरे दे ला रिपब्लिक, दैट मीन्स 6 बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिम जो नेशनल कैरेक्टर होता है आपका, इनके हिसाब से जो नेशनल कैरेक्टर होता है वो क्लाइमेट और टोपोग्राफी है वो बिल्ड करती है। यहां पे साफ साफ हमें नजर आ रहा है नेशनल कैरेक्टर एक बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, और हमारी जो क्लाइमेट और टोपोग्राफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट वी हैव अनदर पर्सन, चार्ल्स बैरोन दे मॉन्टेस्क्यू। ये जो जगह होती है बेसिकली कहाँ के निवासी हैं? फ्रेंच टर्म होती है DE, अगेन DE, दिस इज फ्रेंच। सो ये क्या कहते हैं कि वार्म जो क्लाइमेट है वो प्रमोट करती है स्लेवरी को, यानी आपके जो उष्ण जलवायु है वहां पर आपके लोगों को गुलामी को ज्यादातर वहां पे प्रमोट किया जाता है, प्रमोट होती है चीजें सिचुएशनल, यानी ज्योग्राफी का ये रिलेशन बता रहे हैं। देखिए डेमोक्रेसी के साथ कह रहे हैं कि जो कोल्डर क्लाइमेट है वो प्रमोट करती है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को। सो इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हमारे किसी जगह पे हमारा जो कृषि से कितना उत्पाद होता है, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार से वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में
हेल्प करता है या इन्फ्लुएंस करता है, उसका जिक्र भी हमारे चेल साहब ने यहाँ पे किया है। देखिए, बात करते हैं हम जर्मनी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। तो जर्मनी एक, आप लगा लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट रहा है हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन के एस्टैब्लिश होने में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने में जर्मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कार्ल रिटर साहब एक टेलीलॉजिस्ट थे, यानी ईश्वरों में विश्वास रखते थे, ईश्वरवादी थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो आइडिया है उस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ही सेड ही हैड एन आइडिया ऑफ स्टेट की स्टेट के पास इनहेरेंट कैपेबिलिटीज है, यानी हमेशा से या एक ऑलरेडी डिसाइडेड हमारे पास स्टेट के पास क्या है, कुछ कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इनहैबिटेंट्स यानी जो लोग वहां पे निवास करते हैं उन्हें उन पोटेंशियलिटीज यानी क्या आप कितना पोटेंशियल है उस स्टेट का, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हम पास से वापस से फर्स्ट स्लाइड की तरफ चले आए हैं। रेड्जल साहब, जो उनकी पुस्तक है जहां से एक थ्योरी का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी ऑफ स्टेट। रेड्जल साहब पे डार्विन साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर्डर। ये दो ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस रेड्जल साहब पे रहा है। सोशल डार्विनिज्म, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा उन्होंने ये टर्म दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल जो सब्जेक्ट्स हैं या फिजिकल डिसिप्लिन है जहां पे दिखाया गया है डार्विन थ्योरीज कि स्ट्रोंग होगे तभी जिंदा रहोगे, राइट। रेड्जल साहब ने भी हमारे किसी कंट्री को एक स्टेट को क्या माना है, एक जीव माना है, अ लिविंग थिंग, जहां पे वो डिफाइन करते हैं, देखिए ऑर्गेनिज्म की तरह किसे, स्टेट को, जो अटैच है लैंड से। 1897 में बुक आती है आपकी जहां पे जिक्र करते हैं इस चीज का। कहीं ना कहीं सोशल डार्विनिज्म, जो इंग्लिश फिलोसोफर हैं हर्बर्ट स्पेंसर, वो भी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे थे कि इट एग्जिस्ट। तो रेड्जल साहब ने कुछ लॉ भी दिए थे 1896 में, प्रायर टू दिस बुक, जो पब्लिश हुए थे इस जर्नल के अंदर, पीटरमन्स मिटल लंजन, और जो टाइटल था दैट वाज द लॉ ऑफ स्पेशल ग्रोथ ऑफ स्टेट, अ कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ट्रांसलेटेड बाय बोलेन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ट्रांसलेटेड बाय बोलेन। 2019 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी के जो ट्रांसलेट है इंग्लिश में वो किसने किया है। प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे आपके कमेंट बॉक्स में कि किसने ट्रांसलेशन की थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी की। ओके, मूविंग अहेड, रेड्जल साहब के कुछ और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज लिबसनम, लिविंग स्पेस, यानी उन्होंने जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना था, यानी लिविंग स्पेस है जहां पे ह्यूमंस रहते हैं, उसे उन्होंने एक टर्म दी थी लिबसनम। और माइग्रेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था स्पेस के लिए कि देयर आर सर्टेन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी ग्रोथ को। तो देखिए, लेज एक शब्द है जिसका अर्थ है यहाँ पे सिचुएशन, रोम स्पेस, रहमन लिमिट्स। लिमिट्स ये ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं कि क्या चीजें हैं जो किसी एरिया में लोगों के माइग्रेशन को रोकती हैं, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय रेड्जल। मूविंग अहेड, हम देखते हैं उनके एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। उनका नाम था रुडलॉफ केजलिन, स्वीडन के रहने वाले थे और रेड्जल साहब के शिष्य थे। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, खासकर इन जर्मन स्कूल ऑफ नॉलेज। इन्होंने एक टर्म दी थी, सबसे पहले तो उस टर्म को पढ़ने का यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं, जियोपॉलिटिक। ये टर्म यहीं से शुरुआत होती है, नेट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्म किसने दी थी, रुडलॉफ केजलिन। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड कि जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, भाई क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्यों किसी स्टेट को
राजनीतिक रूप से उसका विकास होना चाहिए। क्या पर्पस है उसका? देखिए, नए नेचुरल फ्रंटियर्स को एक्वायर करना, यानी नेचुरल फ्रंटियर्स यानी आपके ऐसी सीमाएं जैसे कि नदी, पर्वत, जो दुश्मन देशों को रोकने में क्या करे, मदद करे एक्सटर्नली। ओके, एंड हार्मोनियस यूनिटी इंटरनली, कि जो उस स्टेट के लोग हैं उनके बीच में एकता होनी चाहिए। इनके सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो इनका बहुत सबसे इंपॉर्टेंट या वर्क मान सकते हैं, दैट इज स्टेटन सोम लिव्सफॉर्म। आप देख पा रहे हैं, एक बुक है, उनका कवर पेज है, रुडलॉफ केजलिन, स्टेटन सोम लिव्सफॉर्म। मूविंग अहेड, इनके 5 स्टेप थे कि किसी भी स्टेट को आप 5 तरीके से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। पहला है जियोपॉलिटिक्स, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट। दूसरा जो है वो है डेमो मतलब पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। थर्ड, ओकियो जो शब्द है, ये इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी है यहीं से शब्द निकला है, तो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट। सोशो, यानी हमारी जो उस स्टेट का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। एंड लास्ट वन इज क्रेटोपॉलिटिक, दैट इज कि आपकी स्टेट की गवर्नमेंट कैसी है। अगर आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो आप उस पूरे के पूरे स्टेट को अच्छे से समझ पाएंगे। इफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपके पास एक होलिस्टिक इमेज होगा उस स्टेट का। अनदर इंपॉर्टेंट जर्मन जोग्राफर होसोफर, बहुत ही ज्यादा इन्होंने पॉपुलर कर दिया था जर्मनी में इस सब्जेक्ट को, और खासकर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या पीरियड के बाद बहुत सारे देशों को समझ में आ गया था कि जोग्राफिकल जो आपकी नॉलेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वॉर को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं जो आपके रेडजल साहब का द ऑर्गेनिज्म वाली जो बात आती है, होशफर साहब वाली बात आती है, यहीं से हिटलर को आइडिया मिला था कि स्टेट अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ग्रो करने के लिए खाना चाहिएगा। वो खाना क्या है? नई टेरिटरीज, नए लैंड, राइट। इसी वजह से वी हैड वर्ल्ड वॉर्स। तो उन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था, दैट इज जेटस्क्रिट्स फॉर जियोपॉलिटिक, ये एडिटर थे उस जर्नल के। इन्होंने जियोपॉलिटिक्स को कहा था कि एक साइंस है अर्थ रिलेशनशिप टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि भाई हमारे जो राजनीतिक विकास हो रहा है, चीजें विकसित होती हैं, उसका क्या संबंध है हमारी पृथ्वी के साथ। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी यूरोप में, यूएसए के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, ग्रो कर रही थी एंड ट्रांसफॉर्म हो रही थी। विल स्टडी दैट इन पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड।